हेलो दोस्तों, मैथ्स मैजिक 11 में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th का साइंस जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका जो विस्तार है उसको संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करते हैं और आगे देखिएगा और समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का क्या क्या इसमें टॉपिक है और क्या क्या इसमें पढ़ना है और कैसे कैसे इसको समझना है। बुक में जो दिया है इसी से क्वेश्चंस बनेगा और इसी से आंसर ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसको समझते हैं और मज़ा लेते हैं साइंस का। ठीक है, आज फर्स्ट चैप्टर है साइंस का 10th का मैथ, मतलब 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो सोचे चलो साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर ही देते हैं। तो आज सिर्फ इसका टॉपिक का जो मूल भाव है वो हम बताएंगे और इसका जो आंसर्स है क्वेश्चंस का वो हम नेक्स्ट क्लास में सारा का आंसर्स लिखा देंगे। ठीक है, देखो बच्चों, पहला क्या बोला कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका मूल भाव क्या है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब कुछ भी रिएक्शन हो रहा है ना, वो रिएक्शन भौतिक है या रासायनिक है, उसका समीकरण है ना, उसको बनाना, उसको समझना कि ये जो रासायनिक समीकरण है कि नहीं है, ये भौतिक समीकरण है, मतलब भौतिक परिवर्तन जो परिवर्तन हो गया है ना, जो रासायनिक समीकरण मतलब परिवर्तन हो गया उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा, इसको समझिएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा है, अपने दैनिक जीवन में जो कुछ परिस्थितियां हैं जो ध्यान दीजिए उसको बोल रहा है कि आप पहले समझिए। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ कि गर्मियों में कमरे के ताप पर जब दूध को खुला छोड़ देते हैं, है ना, जब हम लोग गर्मियों के टाइम में कमरे के टेम्परेचर के अनुसार जब दूध को हम खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है। दूसरा पॉइंट क्या बोला, लोहा का तवा है या तसला, मतलब जो हम लोग रोटी वोटी बनाते हैं ना उसी को बोलते हैं, या कील को जब आर्द्र वायुमंडलीय, आर्द्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसमें पानी का नमी हो, है ना, में अगर खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है। ठीक है ना। तीसरा टॉपिक, जब हम अंगूर का किण्वन हो जाता है, जब अंगूर का किण्वन हो जाता है मतलब अंगूर जब खराब हो जाता है ना, किण्वन मतलब उसका मतलब बैक्टीरिया आ जाना, तो खराब हो जाता है, तो उसका क्या होता है। फिर अगला पॉइंट, भोजन पकाया जाता है, तो भोजन पकाने के बाद क्या होता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, इसके बाद क्या होता है, हम सांस लेते हैं। ये जो सारा पॉइंट है ना, ये जो दिया हुआ है ये बता रहा है कि ये जो कुछ ना इसमें जो दिया हुआ है इसमें कुछ तो कुछ परिवर्तन होता हुआ दोस्तों। मतलब जैसे गर्मियों के टेम्परेचर में दूध को खुला छोड़ देते हैं तो दूध क्या होता है, फट जाता है, फटता है ना दोस्तों। तो फटने के बाद क्या होता है, वो तो चेंज हो गया पूरा, वो पहले जो दूध था अब क्या बन गया, खट्टा हो गया, मतलब दही बन गया। दही से फिर आप दूध बन सकते हैं नहीं ना, वो न्यू परिवर्तन हो गया, तो उसी को बोलते हैं परिवर्तन ही समीकरण है। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक समीकरण मतलब ये आपका जो चेंज हो गया, ये चेंज दोबारा उस शेप में नहीं आ सकता, उसको बोलते हैं रासायनिक। और भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं, वैसा चेंज जो आप एक बार होने के बाद दोबारा उस शेप में आ सकता है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है ना। जैसे बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ अगर पिघलेगा तो फिर हम बर्फ़ बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन इसमें जितना भी दिया है, देखिए दूसरा दिया लोहे का तवा या तहसील या कील, जब आद्र में रखते हैं तो उसमें जंग लग जाता है दोस्तों, और जब जंग लगता है ना तो वो परिवर्तन हो जाता है, फिर आप उसको पहले जैसा लोहा नहीं बना सकते, है ना। उसी तरह अंगूर का किण्वन, फिर अंगूर अब नहीं बना सकते हैं। भोजन का पकाया, अब जो भोजन पक गया उसको आप भोजन नहीं बना सकते, फिर से वही चीज़ नहीं बना सकते, है ना दोस्तों। हमारा शरीर जब भोजन में पचा लेता है तो उसके बाद आप पहले जैसा भोजन नहीं बना सकते हैं, वो चला गया, वो परिवर्तन हो गया, है ना। उस तरह जो हम सांस ले लिया वो चला गया, वो दोबारा फिर ऑक्सीजन नहीं बन सकता है ना दोस्तों। इसी तरह बोला, यही बात लिखा हुआ है कि देखिए इस जितना भी परिस्थिति हुआ, जितना भी पॉइंट है, सभी परिस्थितियों में क्या वस्तु की प्रकृति और पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। बात तो सही है दोस्तों, इसमें जितना भी पॉइंट दिया है सब में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो ही रहा है ना, तो वही बोल रहा है कि परिवर्तन तो हो रहा है ना। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जो भी हम बता रहे हैं। भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं, जो चेंज होने के बाद फिर वो फुल मूल चेंज में आ जाए, जो मूल शेप था पहले जैसा वही आ जाए, उसको भौतिक बोलते हैं। रासायनिक का मतलब क्या होता है, जो चेंज होने के बाद वही हो जाए, अब दोबारा चेंज नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए वही चीज़ बोला कि आप लोग हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, 9 क्लास में पढ़ चुके हैं ना। अब क्या बोला, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। जब यही तो बोल रहे थे ना दोस्तों, जब कोई परिवर्तन रासायनिक होता है कि एक बार जो हो चुका है अब दोबारा वो शेप में नहीं आ सकता, उसको रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी रासायनिक परिवर्तन होता है। अब देखिए आगे, आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। मन में आता हो कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई या मतलब कैसे मिले सही है कि नहीं है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप बनाया गया है ना दोस्तों। देखिए इसको समझिए, क्रियाकलाप 1 है। देखिए VVI है, VVI क्यों, क्योंकि इसमें जो क्रियाकलाप दिया ना दोस्तों, ये फिगर ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ये एग्जाम में इसके बारे में पूछता है। ठीक है, इसीलिए इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए क्या लिखा है, क्रियाकलाप 1, इसमें क्या बोला, सावधानियां है ना। इस क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग लेने बोला, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है तो सुरक्षा करना चाहिए खुद को। देखिए सुरक्षा के लिए छात्र को आंखों में चश्मा पहन लेना चाहिए, क्योंकि जो अभी हम लोग क्रियाकलाप का मतलब क्या था, प्रैक्टिकल, जो हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा खतरा भी हो सकता है ना। वही बता रहा है कि लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमार में पहले रगड़ के साफ कीजिए, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, वो भी तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है ना, इसलिए बोलता है उसको पहले साफ कर लीजिए ताकि वो मतलब उसको हम जब जलाएंगे तो अच्छे से जल सके, है ना। तो वही बोला गया है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए इसमें बोलता है इसको चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए। मतलब जो मैग्नीशियम रिबन है उसको आप रगड़ के साफ कीजिए, फिर उसको चिमटा में पकड़िए, फिर उसको आप क्या बोलते हैं लैंप में उसको दहन कीजिए, है ना। वही देखा गया है। देखिए मैग्नीशियम रिबन को आप दहन करते समय अपनी आंखों में यथासंभव दूर रखिए, अपनी आंखों को यथासंभव दूर रखिए, है ना। देखिए यहाँ पे यही दिया हुआ है। देखिए मैग्नीशियम रिबन कौन है दोस्तों, ये मैग्नीशियम रिबन है ना। देखिए इसको चिमटा, ये जो हाथ में पकड़ा हुआ है चिमटा है। ठीक है, और ये आपका लैंप है, देखिए ये बर्नर है ना। इससे कम बेसी होता है लैंप का, ताकि ये मतलब उसमें आ सके, इसमें है ना दहन हो सकता है। देखिए और इसमें जो इससे गिर रहा है टुकड़ा, ये आपका देखो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। मतलब क्या जलने के बाद ये क्या बना, ऑक्साइड बना, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, उसमें भी तो ऑक्सीजन ही होता है ना दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ ही तो जलता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहे तो जलेगा। आपको आप एक माचिस देते हैं, ठीक है दोस्तों, आप जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, ऑक्सीजन आपके पास नहीं है, सिर्फ माचिस देते हैं, क्या आप कोई भी कागज़ को आप जला सकते हैं, नहीं जला सकते, क्योंकि सिर्फ माचिस से आप और क्या बोलते हैं उसका कवर से आप आग नहीं निकाल सकते रगड़ के, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का कांटेक्ट होना चाहिए। ऑक्सीजन का कांटेक्ट अगर नहीं होगा तो वो नहीं जलेगा दोस्तों। ठीक है, तो वही बता रहा है कि इसमें जब चिमटा में से जलाया जाता है तो मैग्नीशियम रिबन क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। तो इसका कैसे होता है, तो उसमें ऑक्सीजन होता है, इसी कारण से, है ना। तो ये क्या हो गया, एक परिवर्तन हो गया ना दोस्तों, मैग्नीशियम रिबन क्या होगा, चेंज हो गया। अब ये तो ये ऑक्साइड से अब तो मैग्नीशियम नहीं बना सकते ना, वही इसके बारे में बताया गया। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखिए क्या बोला हुआ है। देखिए बोला गया है कि आपने देखा है कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण कहते हैं। और वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। किसके कारण होता है, तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। बोले थे ना दोस्तों कि ऑक्सीजन के बिना काम नहीं हो सकता, क्योंकि दहन हो रहा है, जलाया जा रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के साथ ही काम हो रहा है। ठीक ना, तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया को ही ये होता है, तभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। ये आपका आगे क्रियाकलाप 2 और 3। इसमें देखिए बोला प्रखनली में अगर लेड शीशा है ना, नाइट्रेट का घोल लीजिए और इसमें पोटासियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए, तो क्या होगा, ये भी परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। वही चीज़ है, देखिए इसमें क्रियाकलाप 3 में ये भी बोला है कि ये सारा कुछ है ना वो परिवर्तन के बारे में बता रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए बोल रहा है एक शंक्वाकार फ्लास्क प्रखनली दानेदार जिंक लीजिए, देखिए है ना, इसमें देखिए है ना, ये इसी के बारे में बोल रहा है। ये भी आई है, इसको समझिएगा, ये पूछा जाएगा, इसमें लिखा रहेगा और बोल देगा, इसमें से कुछ छोड़ देगा पॉइंट और इसमें दे देगा, इसमें ABCD लिख देगा और बोलेगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना, ये क्या है, ये जो है ये क्या है, ये क्या है, वही दिया रहेगा। तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ कि देखिए प्रखनली में क्या क्या बोला कि दानेदार जिंक लीजिए, इसमें हाइड्रोलिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों में से कोई अम्ल एक डाल दीजिए,
फिर सावधानी, अम्ल को इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्यों 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 बोल रहा है ये चीज़? क्योंकि अम्ल जो ऐसा एसिड है, वो एसिड है, वो अगर त्वचा के संपर्क में आए तो आपका त्वचा जला देगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए बोल रहा है इसको आप सावधानी से कीजिए। में लीजिए और तापमान में कोई परिवर्तन नहीं। देखिए बोल रहा है कि इसमें आपका क्या तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ या हुआ, ये बारे में देखिए। जब हम कॉर्क कांच का जो है, इस कांच का नली क्यों लिए? ताकि इसमें जो गैस बन रहा है वो बाहर निकले, है ना दोस्तों। देखिए शंक्वाकार फ्लास्क है, इसको ये पूरा का नाम ही फ्लास्क है ना। देखिए इसमें क्या मिलाया गया है, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु का मतलब क्या होता है? जिसमें पानी का अंश हो, उसको बोलते हैं तनु। ठीक है, देखिए इसमें दानेदार जिंक है, ये जिंक है ना दोस्तों। तो ये जो प्रक्रिया होने के बाद देखिए H2 गैस बाहर निकल रहा है। तो जब H2 गैस बाहर निकल रहा है तो क्या हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक क्या हुआ? एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रहा है दोस्तों। जब अभिक्रिया कर रहा है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ही बोल देखिए दानेदार जिंक में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन का गैस का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ, इसमें भी तो परिवर्तन हुआ। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन? अवस्था का परिवर्तन हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ, गैस का निष्कासन हो रहा है ना। जैसे H2 क्या है? गैस है ना, ये भी तो निष्कासन हो रहा है। ताप में परिवर्तन हुआ। ये जो परिवर्तन इतना सारा हो रहा है क्या है? एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है। क्या अभिक्रिया है दोस्तों, वही बोल रहा है। ये सब जो क्यों कर रहा था कि आपको बता रहा है कि अभिक्रिया। देखिए इसमें यही पूछा जाएगा, इसको समीकरण बनाया जाएगा कि जब हम जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड या HCl मिलाते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का गैस निकलता है ना। कि इसी तो इसको आप क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकल कर रहे हैं दोस्तों। ये आपको प्रैक्टिकल करने के लिए दिखाया जाता है। अब तो स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं किया जाता है, ये प्रैक्टिकल आपका कॉलेज में होता है। लेकिन बस इस माध्यम से आप समझ लीजिए, यहीं समझ लीजिए कि आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका आगे समझिएगा। देखिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण है ना, इसको आप समझिएगा। क्या लिखा हुआ? क्रियाकलाप 1.1 का विवरण है ना, जो 1.1 में जो किए थे, जिसमें ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का रिबन का किए थे, दहन होता है ना दोस्तों। तो उससे क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस जो परिवर्तन हुआ है ना, वही बोल रहा है कि इसका जो परिवर्तन हुआ, इस किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा होता है। जैसे आप क्या हुआ? मैग्नीशियम है, फिर आप ऑक्सीजन है, उसको आप लिखिएगा अभी इसमें दहन किए तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। वो चीज़ को आप हिंदी में लिखिएगा, है ना। बोला उसको आप ना करके हिंदी उसको शब्द में लिखिए, है ना। बोला शब्द में लिखिए तो क्या होगा? उससे कुछ छोटा होगा दोस्तों। तो वही बोल रहा है कि शब्द समीकरण पर होगा। देखिए शब्द समीकरण होगा। देखिए मैग्नीशियम लिखा प्लस ऑक्सीजन लिखा, इसमें तीर का निशान दिया। तीर का निशान किधर होना चाहिए? तो उत्पाद की तरफ, है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जो बोल रहा है ना दोस्तों, ये बोल रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये जो दोनों होता है ना, ये अभिकारक होता है। क्या होता है दोस्तों? अभिकारक। और इसमें जो बनता है वो क्या बनता है दोस्तों? वो उत्पाद बनता है। क्या बनता है? उत्पाद बनता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अभिक्रिया क्या बोलता है? 1.1 मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों? तो रासायनिक परिवर्तन होता है ना दोस्तों, क्योंकि वो जो बन गया वो अब दोबारा शेप में नहीं आएगा। वही बताया गया है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के ऐसे पदार्थ से इसका रासायनिक परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं ना दोस्तों। देखिए अभिकारक, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। और उसके जो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, उत्पाद बना, उसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है दोस्तों, ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट देखिए इसको समझिएगा। क्या बोला? जब शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान होता है। देखिए दोस्तों, इसमें तीर का निशान है ना, वही चीज़ का बारे में बता रखे। और जो समीकरण हम लोग बनाए उसमें तीर का निशान होता है। और अभिकारक के बीच का किसका चिन्ह देते हैं? प्लस का चिन्ह देते हैं। और उन्हें लगाकर बाईं तरफ में लिखा जाता है, बाईं तरफ में लिखा जाता है। और राइट, देखिए इसी प्रकार उत्पाद के बीच में भी प्लस का चिन्ह देते हैं और उसको राइट साइड में लिखा जाता है। और जिसको तीर का निशान किधर होता है? उत्पाद की ओर होता है। वो बताया गया जो इसमें किया था ना दोस्तों, वही चीज़ इसमें बताया गया कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है ना दोस्तों। समीकरण को शब्द में लिखने के लिए, है ना, ताकि शॉर्ट हो जाए, है ना, उतना लंबा नहीं लिखने के लिए। अब देखिए इसमें और शॉर्ट के लिए बताया गया कि रासायनिक समीकरण का लिखना, है ना, लिखने का मतलब और तरीका, मतलब और कितना शॉर्ट हो सकता है उसको लिखना। देखिए इसमें बताया गया कि क्या रासायनिक समीकरण का निरूपण मतलब उसको लिखना
कि उसकी इससे भी संक्षिप्त विधि है, मतलब जो अभी हम लोग सब लिखे हैं, मैग्नीशियम प्लस रिबा है ना, ऑक्सीजन से फिर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो जो हिंदी लिखे बोलता कि हिंदी से भी संक्षिप्त है, मतलब उससे भी शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं। वही चीज़ बोला कि रासायनिक सूत्र, मतलब उसी को बोलता है, उस शब्दों के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रासायनिक सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं ना। रासायनिक सूत्र है ना दोस्तों, देखिए रासायनिक सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, और इस उपयोग जो हम करते हैं उसी को हम क्या करते हैं, शब्द समीकरण पर ये उसकी जगह पे हम सूत्र समीकरण लिखते हैं ना। तो मैग्नीशियम जो हिंदी में लिखे उसको हम डायरेक्ट क्या उसका संकेत लिखेंगे Mg है ना। ऑक्सीजन को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं O2, तो क्या बन गया MgO है ना दोस्तों। और ये जो Mg और O2 और ये क्या बना, ये तो एक रासायनिक समीकरण है, और उसको क्या हम लोग डिनोट किए, मतलब इसको क्या हम लोग लिखे है ना दोस्तों, इसको हम लोग ठीक है। अब बताइए यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम है? देखिए ये बहुत, मतलब ये आपके बता रहा है कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को जो हम लोग हिंदी में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, शब्द में लिखना, और शब्द को भी हम अगर सूत्र में मतलब फॉर्मूला में लिखें तो उसको संक्षिप्त करना, उसी का तरीका यहाँ बताया गया कि कैसे आप इसको आप संक्षिप्त में कर सकते हैं दोस्तों, है ना। अब आगे आइए समझिए। देखिए बोलता है तीर का निशान के बाईं ओर, मतलब इधर है ना, और दाईं ओर तत्व के परमाणु संख्या की गिनती कर उनका तुलना करें। बोल रहा दोस्तों कि जो तीर के निशान है उसका बाईं ओर ये और दाईं ओर, इसमें जो परमाणु संख्या इसको गिनिए और इसमें परमाणु संख्या गिनिए, क्या दोनों बराबर है? देखिए तो ये Mg 1 और ऑक्सीजन 1, कुछ नहीं मतलब एक ही होता है ना दोस्तों। मतलब यहाँ देखिए इसको समझिए, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है 1, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब क्या है 1, 1 कितना हुआ 2। इसी तरह देखिए तो Mg में कितना 1 है ना, और यहाँ पर कितना 2, देखिए तो ये 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये टोटल कितना हुआ 3, यहाँ को टोटल कितना 2। तो देखिए क्या ये 3 है ये 2 बराबर है दोस्तों? बराबर नहीं, तो वही चीज़ बोल रहा है क्या, समझिएगा। पूछ रहा क्या परमाणु संख्या समान है, तो समान तो नहीं है दोस्तों। तो देखिए आगे पढ़िए, यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है, अगर रहता तो संतुलित होता, अगर 3 यहाँ था 3 यहाँ भी हो जाता तो संतुलित हो जाता दोस्तों, लेकिन ये नहीं है ना। तो देखिए वही बोल रहा है कि नहीं है तो क्या है असंतुलित, और अगर असंतुलित है क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। इसका जो दोनों का परमाणु द्रव्यमान है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान है ये बराबर नहीं है दोस्तों, वही बोल रहा है कि बराबर नहीं है, ठीक है। तो बोला ये ऐसे समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण, है ना दोस्तों। मतलब जो रासायनिक समीकरण संतुलित ना हो, असंतुलित हो, उसे हम कंकाली समीकरण बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आइएगा, जैसे मैग्नीशियम का वायु में जलने का उसको हम क्या बोल सकते हैं, कंकाली समीकरण बोल सकते हैं, है ना दोस्तों। वही हिंदी में लिखा हुआ है। अब आइएगा नेक्स्ट, देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। संतुलित मतलब रासायनिक समीकरण तो आप समझ गए, उसमें असंतुलित है वहाँ तक समझ गए कि मतलब जो जैसे तैसे दे दिया है ना, कि दोनों साइड बराबर नहीं है तो असंतुलित है। तो बोलता है उसको संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या महत्व। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, मतलब ये आप पहले मतलब नेक्स्ट जो 9th क्लास में आप पढ़ चुके, देखिए लिखा हुआ जिसका नवी कक्षा में अध्ययन किया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। तो देखिए आगे पढ़िए क्या लिखा है, किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। मतलब जिसका जो द्रव्यमान है, देखिए दोस्तों याद रखिएगा केमिस्ट्री में, ठीक है, साइंस में कोई भी चीज़ का वस्तु का भार चेंज होता है लेकिन उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होता, ये याद रखिएगा, है ना दोस्तों। किसी भी वस्तु का है ना द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। जब द्रव्यमान चेंज नहीं होता है तो इसी का संक्षिप्त में लिखा हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। नहीं मतलब वो कभी निर्माण होता है ना विनाश होता है, मतलब जो है तो वही रहता है, ठीक है दोस्तों, वही बोला। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्व में कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब बोल रहा कि अभिकारक में जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें उत्पादों के जितने तत्व होता है उसका कुल द्रव्यमान, और अभिकारक में जो तत्व होता है उसका कुल द्रव्यमान बराबर होता है। जब बराबर हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण, है ना दोस्तों। तो उसी को बोलता है कि देखिए दूसरे शब्दों में, ये था पहला शब्द, दूसरा शब्द में बोला तरीका, बोला दूसरा तरीका कि रासायनिक अभिक्रिया
के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या, देखिए द्रव्यमान कहिए या फिर उसका परमाणु संख्या कीजिए, किसी को बराबर करना है आपको, है ना। देखिए तो रहती है, मतलब दूसरे शब्द में रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात मतलब उसके बाद प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। कंकाली का मतलब असंतुलित समीकरण है ना दोस्तों। क्या समीकरण, देखिए असंतुलित है। आइए रासायनिक समीकरण चरणबद्ध मतलब जानते हैं कि इसको कैसे हम लोग संतुलित करते हैं दोस्तों, है ना। देखिए जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में जब मिलाते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ये क्या लिखा है, इस शब्द में लिखा है, इसको आप फॉर्मूला में लिखने का विधि बताया था। देखिए जिंक को क्या लिख सकते हैं, Zn, है ना, और सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल शब्द है, इसका फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेगा सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। इसी को बोला जाता है अम्लों का राजा। क्या बोला जाता है दोस्तों, अम्लों का राजा बोलता है ना, एसिड किंग है ना, इसी को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को, है ना दोस्तों। देखिए जिंक, इससे जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, है ना दोस्तों। तो वही देखिए, है ना, तो बोलते देखिए समीकरण 1.3, इसी को 1.3 नाम दिया गया है। अब बोलता है तीर के निशान के दोनों तरफ तत्वों के परमाणु संख्या की तुलना कीजिए। इसका परमाणु संख्या, इधर में परमाणु संख्या, देखिए इधर H2 मतलब हाइड्रोजन कितना है, 2 ठो। देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 ठो, मतलब हाइड्रोजन बराबर है। देखिए जिंक कितना है यहाँ पर, 1 ठो, यहाँ भी जिंक कितना है, 1 ठो, मतलब ये भी बराबर है। देखिए S सल्फर मतलब है ना, S का मतलब सल्फर होता है ना दोस्तों। देखिए S 1 ठो है तो S यहाँ भी 1 ठो है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना 4 है, तो मतलब ये तो सब बराबर है दोस्तों। तो ये जो समीकरण दिया है ये क्या है, संतुलित समीकरण है। क्या है, संतुलित समीकरण, ठीक है दोस्तों। देखिए आइए आगे नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ पढ़िएगा, समझिएगा। देखिए उसी को बॉक्स बना के दिया हुआ है कि जो जिंक था, Zn था, उसका जो अभिकारक मतलब एक साइड में, है ना, कितना था, 1, तो उसका उत्पाद जो बना उस साइड में बना था, और उसका भी किधर था, 1 ही था। इसी तरह देखिए तो हाइड्रोजन बोला कि हाइड्रोजन भी 2 था अभिकारक में, और उत्पाद में भी कितना था, 2 था। सल्फर, देखिए सल्फर में 1 था, किसमें, अभिकारक में परमाणु संख्या, तो उसमें देखिए उत्पाद में भी कितना था, 1 था। इस तरह देखिए तो ऑक्सीजन कितना है, उस साइड में था, इस साइड में 4 था, तो उस साइड में कितना था, 4 था, मतलब कि दोनों साइड क्या था, बराबर। तो वही बोला कि समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों और प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या क्या है, समान है, इसलिए इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, देखिए एक और दिया हुआ, हम निम्न रासायनिक समीकरण संतुलित करना प्रयास करते हैं। देखिए फेरस को H2O, है ना, फेरस को मतलब Fe क्या है, फेरस है, फेरस को क्या बोलते हैं, आयरन भी बोलते हैं। जब आयरन में जल मिलाते हैं तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, है ना, उसी को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। और क्या बनते हैं, और क्या मिलता है, और हाइड्रोजन गैस मिलता है ना दोस्तों। तो बोल रहा ये जो समीकरण है ना, रासायनिक समीकरण, इसको ये क्या संतुलित है। देखिए तो यहाँ पर क्या, फेरस 1 ठो है, यहाँ फेरस कितना है दोस्तों, 3 ठो है। देखिए तो बराबर है, नहीं है। देखिए H2 2 ठो, यहाँ H2 कितना, 2 ठो, ये बराबर है। ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4, तो ये बराबर है दोस्तों। नहीं, ये कौन सा है, ये कंकाली समीकरण मतलब असंतुलित समीकरण है ना दोस्तों। आइए इसको समझते हैं। बोलता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सूत्र के चारों ओर बॉक्स को बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बॉक्स। ये देखिए रासायनिक समीकरण, इसको संतुलित कैसे करना है, ये आपको विधि दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये 4 से 5 विधि दिया हुआ है कि पहले आप फेरस को बराबर मतलब किया है Fe, है ना, इसको बराबर कीजिए, फिर H2 को बराबर कीजिए, फिर ऑक्सीजन है उसको बराबर कीजिए, फिर एक साथ में बराबर करके लिख दीजिए, है ना। देखिए इसको समझिए, देखिए इसको बॉक्स बनाया है ना, फेरस में क्या बनाया, फेरस को बॉक्स बना दिया, जल को क्या है, H2O के जल में को बना दिया है, Fe3O4 को देखिए बॉक्स में बना दिया, H2 को क्या है, बॉक्स में बना दिया। अब देखिए कभी भी दोस्तों, अब अगर हम इसको समीकरण मतलब अब इसको हम अगर चेंज करेगा ना, मतलब इसमें संतुलित करने के लिए अगर हम जैसे यहाँ पर Fe कितना है, F 1 ठो है, यहाँ F कितना है, 3 ठो, तो हम यहाँ पे अब 3 नहीं दे सकते दोस्तों। अगर हम यहाँ पे 3 देंगे ना, मतलब इसको बराबर, देखिए ये समीकरण का मतलब होता है ये जो चिन्ह दिया है ना, ये बराबर है, मतलब इसका मतलब होता है ये इधर का बराबर होना चाहिए और इधर का बराबर होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए आप, ये मेरा अनुसार समझिए
कि कभी भी Fe है और Fe3 यहाँ पे ये फॉर्मूला है, लेकिन ये 3 है ना, तो आप 3 ऐसे नहीं दे सकते हैं। ऐसे अगर देते हैं तो आपका समीकरण गलत हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप कहाँ देना पड़ेगा, आपको यहाँ देना पड़ेगा, तब ये सही हो, इसीलिए बॉक्स बनाया गया दोस्तों। ठीक है, देखिए आगे समझिएगा इसको, है ना। बोलते असंतुलित समीकरण को जो 1.5 है, यही वाला है ना दोस्तों, को उपस्थित विभिन्न तत्वों का परमाणु संख्या सूची में बना लीजिए। देखिए ये एक तरह से बॉक्स टाइप में बना लीजिए, जिसमें से क्या क्या दिया हुआ, फेरस है, Fe है ना, H2 मतलब जल है तो H, फिर क्या है ना हाइड्रोजन है ना, और O है ऑक्सीजन। तो वही लिख लीजिए। अब देखिए बोलते अभिकारक, देखिए इसमें इसको बोलते हैं अभिकारक। देखिए तो पहला फेरस कितना है, 1 ठो। देखिए तो हाइड्रोजन कितना है, 2 ठो, तो 2 ठो। ऑक्सीजन कितना, 1 ठो। अब देखिए उत्पाद में फेरस कितना है, 3 ठो। ऑक्सीजन कितना है, देखिए 4 ठो। हाइड्रोजन कितना है, 2 ठो, है ना, उसी को लिखा है। अब इसी को देखिए इसमें जो लिखा हुआ है, इसे जो दिया, अब इसको बनाना कैसे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको समझिए। देखिए सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, है ना। क्या बोला कि अधिक परमाणु वाले यौगिक, मतलब जो सबसे ज़्यादा परमाणु, उसको पहले संतुलित कीजिए। उसके बाद अभिकारक या उत्पाद, उस यौगिक का सबसे पहले परमाणु वाले तत्वों को चुनिए और आधार में Fe3O4 उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन पर 4 परमाणु है, जबकि बाईं ओर केवल ऑक्सीजन में परमाणु संतुलित नहीं है। देखिए बोला कि जो जो दिया हुआ है, बोल रहा यही दिया हुआ है ना, तो इसी के बारे में बताया गया। देखिए कि ऑक्सीजन पहले क्या हम लोग चेंज करने बोल रहा, बोला कि पहले आप ऑक्सीजन को कीजिए क्लियर, है ना, उसके बाद आगे फिर दूसरा को कीजिएगा। तो बोलता है प्रारंभ में अभिकारक में ऑक्सीजन कितना था दोस्तों, 1 था, है ना। तो बोल रहा कि इसको संतुलित करने के लिए हम लोग कितना से गुना करेंगे, 1 है तो इसमें 4 से गुना करेंगे, है ना दोस्तों। तो क्या देखिए तो पहले उत्पाद में कितना था, Fe3 और फॉर्मूला 4 था, तो है ना, पहले 4 था। तो अब देखिए ये 4 बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए तो ऑक्सीजन को परमाणु, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के कर रहा था पहले, है ना दोस्तों। तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम क्या किए, 4 से गुना लगाकर क्या बना दिए, 4H2O बना दिए, लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बोलते हैं H2O4 नहीं लिख सकते, ये बता रहा है ना। या फिर H2O4 ऐसे नहीं लिख सकते, नहीं देखिए लिखा नहीं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा, कि किस प्रकार होगा, Fe प्लस, देखिए यहाँ पर बोला ना दोस्तों, यहाँ पर 4 लगाया है ना, कि क्यों, इसको बराबर करने के लिए यहाँ 4 नहीं लगाया है, कहाँ लगाया, यहाँ। अब यहाँ लगाया है तो ये अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यार ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। देखिए तो ऑक्सीजन कितना है, 4 बराबर हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हाइड्रोजन को फिर बराबर करना पड़ेगा, है ना दोस्तों। देखिएगा ये जो रासायनिक समीकरण है, आप इसको मतलब बुक के हिसाब से आप समझ नहीं सकते इसको। हम आपको जब हम क्वेश्चन से आंसर समझाएंगे ना दोस्तों, उस हिसाब में आपको संतुलित समीकरण, आप 10 से 15 समीकरण आपको समझाएंगे, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा मतलब समीकरण को कैसे संतुलित करना है। बस आप इसको फॉर्मूला देखिए, बस इसको समझिएगा, है ना, कि भाव इसको आप ऐसे में नहीं समझ सकते। ये आपको ना बहुत ज़्यादा ही मतलब घुमा के वहाँ समझाया संक्षिप्त में, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेस में कर दिया है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना दोस्तों। इसको समझाने के लिए क्या कि देखिए क्या किया, पहले ऑक्सीजन को बराबर किया है, फिर हाइड्रोजन को बराबर किया, फिर फेरस को बराबर किया, है ना। देखिए तो हाइड्रोजन को बराबर किया, फिर देखिए यहाँ पे फेरस को, है ना, फेरस को बराबर किया। अब यहाँ पे देखिए टोटल किया है कि फेरस को अब 3 देंगे, हाइड्रोजन को हम क्या देंगे, 4 देंगे, फिर तब क्या ये इसमें भी 4 देंगे, तब बराबर होगा। देखिए तो अब इसमें देखिए Fe3 क्या हो गया, 3Fe हो गया। देखिए यहाँ भी Fe3 हो गया। देखिए तो 4H2O मतलब 4 दूना 8, देखिए यहाँ पे 4 दूना 8। देखिए तो यहाँ पे 4 को गुना करिए, इसमें O हो गया 4, तो यहाँ भी 4 को मतलब क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना दोस्तों। अब देखिएगा ये चीज़ हम आपको संतुलित करने के लिए कल नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा अच्छे से सिखा देंगे, है ना। टेंशन नहीं लीजिए, आप बिंदास रहिए। अब बस इसके किताब के बारे में आपको जो संक्षिप्त जानकारी है वो हम आपको इसमें प्रोवाइड कर दे रहे हैं आपको, ताकि आपको जब बुक आप पढ़िएगा ना दोस्तों, तो आपको आसान लगेगा, है ना, समझने में। इसलिए हम कंप्लीट करा दे रहे हैं। बाकी ये पढ़ाने का मूल मोटिव यही है कि ताकि आप खुद से पढ़िएगा तो आपको आसानी लगे, पढ़ने का तरीका आपको समझ में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम बताते जाएंगे, आप सारा क्लियर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी जो याद करने की चीज़ है याद कीजिएगा, जो याद करने की चीज़ नहीं समझना चाहिए वो हम क्लास में समझा देंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, बोलता है कि समीकरण 1.9 यही जो है ना, इसको बराबर किया है ना। तो बोलते देखिए क्या बोलता है, मैं दोनों और तत्वों के परमाणु संख्या बराबर है ना। अब तो बराबर हो गया दोस्तों, अतः यह समीकरण अब संतुलित हो गया। बात तो सही है, जब बराबर हो गया तो संतुलित हो गया। बोलता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को
जैसे हम जो विधि से हम हल किए ना दोस्तों, कैसे बराबर किए, इसमें पहले ये किए, ऑक्सीजन को पहले बराबर किए, फिर हाइड्रोजन को बराबर किए, फिर फेरस को आयरन को बराबर किए, फेरस को ही आयरन बोलते दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग दोनों को क्या किया, बराबर किए, तो बोलते ये जो हम लोग बराबर करने का जो प्रोसेस अपनाए ना दोस्तों, इस प्रोसेस का नाम है हीट एंड ट्रायल विधि, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि। ये बोलेगा कि जो इस विधि से हम लोग जो हल करते हैं इस विधि का क्या नाम है, तो उसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि, है ना दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन बताइएगा, है ना। कन्फ्यूजन जो होगा तो मतलब कंप्लेन नहीं, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या गुणांक का उपयोग समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं, है ना दोस्तों, हीट एंड ट्रायल की विधि से। आगे नेक्स्ट आइएगा, देखिए इसको समझिए। देखिए अब जो हम लोग उसको हम समीकरण को हम लोग हल कर लिए समीकरण से गए, लेकिन बोल रहा है कि जो हम लोग समीकरण बनाए उसमें हमको पता चला कि फेरस कौन सा अवस्था है, H2O कौन सा अवस्था है, Fe3O बना वो कौन सा अवस्था में बना, सॉलिड बना, लिक्विड बना, गैस बना, क्या बना, उसी के बारे में ये यहाँ पे दिया हुआ है कि बोलता है चरण 7 है भौतिक अवस्था का संकेत लिखना। मतलब जो भौतिक अवस्था है कि वो सॉलिड में है, कि वो लिक्विड में है, कि वो गैस में है, कि जलीय है ना, उसको हम संकेत मतलब संकेत के हिसाब से लिखना, डिनोट करेंगे, ताकि हमको देखने से हमको पता चल जाए कि फेरस सॉलिड में है कि लिक्विड में, H2O लिक्विड में है कि गैस में, है ना दोस्तों। उसी के बारे में देखिए बोला गया कि ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी की जाँच कीजिए, है ना। इस समीकरण को हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है ना। इस समीकरण की भौतिक अवस्था का कोई जानकारी नहीं है इसमें, जो अभी तक जितना पढ़े उसमें तो पता नहीं चला दोस्तों, लेकिन अब बोल रहा है कि अब पता चलेगा। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए, मतलब अधिक से अधिक सूचनापूर्ण, ताकि और ज़्यादा अच्छा लगे और ज़्यादा समझ में आए, हो ना, वही चीज़ को बोल रहा है कि अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारक तथा उत्पाद के गैस, द्रव, जलीय और ठोस अवस्थाओं के क्रमशः कैसे लिखते हैं। गैस को हम लोग G से डिनोट करते हैं, L से डिनोट क्या करते हैं, लिक्विड को, AQ से जलीय को, और S से देखिए, है ना, S से सॉलिड को। वही बोल रहा है कि जब G रहेगा तो गैस रहेगा तो हमको G से डिनोट करेंगे, L लिक्विड रहेगा तो हम L से डिनोट करेंगे, AQ मतलब जलीय रहेगा तो AQ से डिनोट करेंगे, और सॉलिड रहेगा तो S से डिनोट करेंगे दोस्तों, है ना। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभिकारक तथा उत्पाद के जल में घोल के रूप में रहेगा तो उसको हम AQ से लिखते हैं ना दोस्तों। देखिए अब संतुलित समीकरण देखिए इस प्रकार है। अब देखिए तो अब उसको उसी को देखिए थोड़ा सा और अच्छे से, मतलब इसको क्या है और अच्छे से जानकारी के अनुसार इसको और अच्छे से लिखा गया है। देखिए आप पहले था ना Fe3 सिर्फ था 3Fe, अब क्या हो गया, अब FeS। S का मतलब क्या होगा दोस्तों, ये अब Fe जो है फेरस है, ये क्या है किसमें, ये सॉलिड में, क्या है दोस्तों, सॉलिड में। और H2O जो है अब ये क्या है, गैस में है। और Fe3O4 जो फेरिक ऑक्साइड है ये अब क्या हो गया, सॉलिड में, और H2O क्या हो गया, गैस में। अब पता चल रहा है दोस्तों कि H2O किस में, किस फॉर्म में, किस अवस्था में, तो ये गैस अवस्था में। Fe3O4 जो फेरिक ऑक्साइड है किस अवस्था में, तो ये सॉलिड अवस्था में। H2O जो है कौन सा अवस्था में, तो गैस अवस्था में। Fe है तो जो आयरन है वो कौन सा अवस्था में, तो ठोस अवस्था में। ये पता चल रहा है ना। तो इसी को संक्षिप्त करने के लिए ये जो है ना बाकी ये सारा जानकारी दिया था ना दोस्तों। अब आगे देखिएगा, देखिए बोलता है ध्यान में समीकरण जो 1.10 था, है ना, जो हम लोग पढ़ाए थे H2O के साथ, तो के साथ G का चिन्ह का प्रयोग किया गया था। यह दर्शाया जाता है कि अभिक्रिया जल में उपयोग भाप के रूप में किया गया। मतलब कि जो G का प्रयोग हो रहा है, देखिए ना 1.10 में है ना G का प्रयोग होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों कि H2O क्या जल है, जल का मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है ना, लेकिन यहाँ पर तो G दिया है, तो G का मतलब क्या होता है, तो G का मतलब गैस होता है। तो गैस का मतलब कौन सा फॉर्म दिया है, क्योंकि जल का जो प्रकार होता है 3 अवस्था होता है ना दोस्तों, कभी गैस आता है, कभी सॉलिड आता है, कभी लिक्विड आता है ना। तो वही बोलता है ये जो अवस्था है उसको बोलते हैं कि ये अवस्था को दिया है भाप के रूप में, मतलब ये भाप के रूप में, मतलब इसीलिए इसको हम लोग G से डिनोट किए, मतलब गैस के रूप में डिनोट किए, है ना दोस्तों। वही चीज़ के बारे में बता रहा है। देखिए बोलता है प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है ना, जब तक कि एक आवश्यक ना हो। जब आवश्यक ना हो तो ये हम लोग मतलब नहीं करते डिनोट, है ना, वही बताया गया। कभी कभी अभिक्रिया में परिस्थिति जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि का भी तीर के निशान के रूप में नीचे
दर्शाया जाता है ना, जैसे कैसे जैसे इसमें है ना CO गैस के रूप में है दोस्तों, H2 गैस के रूप में है ना, CO क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 क्या है तो H2 आपका गैस के अनुसार है ना, जल ये आपका हाइड्रोजन है ये गैस के अनुसार। इसमें क्या करते हैं एटमॉस्फेयर कितना लगा रहे हैं 340 बोलता है, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं 340 एटमॉस्फेयर में ATM को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इसमें अगर हम डालते हैं तो क्या बनता है ये CH3OH, इसको बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं दोस्तों मेथेनॉल। ये किस हिसाब में रहेगा तो L दे दिया, L का मतलब लिक्विड अवस्था में आएगा है ना। तो इस तरह बोलता है कि जब हम लोग क्या बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना, कि जब AQ मतलब क्या होता है जलीय है घोल में 12 H2O मतलब ये H2O क्या लिक्विड फॉर्म में, जब सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल में है ना जब इसमें डाला जाता है तो ये क्या बनता है दोस्तों तो बोलता है C6H12 और 6AQ मतलब जलीय में घोल में बनता है तो बनता है क्या ग्लूकोज। इसके साथ क्या निर्माण होता है 6 ऑक्सीजन और 2 किस में होता है जलीय घोल में होता है ना AQ, और फिर 6 H2O ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। यही बताया गया है कि ऐसे में संक्षिप्त होता है, ये हम लोग लिख सकते हैं और नहीं भी बताया गया कि लेकिन कभी कभी जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है ना दोस्तों, इसको समझते हैं। इसको हम सारा सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। अभी हम आपको किताब के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं ताकि आपको किताब पढ़ने में इंटरेस्ट आए है ना, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, ठीक है ना दोस्तों। ये क्लास देखने के बाद आप फिर किताब पढ़िएगा ना तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा बोलता है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए दोस्तों वायु में जलाने से पहले, वायु क्या है एटमॉस्फेयर है, उसमें बोला जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो साफ क्यों करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन में क्या होता है दोस्तों वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जाता है, तो उसमें पे एक परत जम जाता है दोस्तों। वो परत अगर जमा रहेगा तो वो क्या होगा फिर वो जलेगा नहीं दोस्तों, उसको जलाने को उस मतलब ऑक्साइड को हटाने के लिए उसको साफ किया जाता है ताकि वो मैग्नीशियम को जलाएंगे ना तो अच्छे से जल सके, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा में क्या दिया संतुलित रासायनिक मतलब समीकरण संतुलित, देखिए हाइड्रोजन को क्लोरीन को हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, इसको संतुलित कैसे करना है ये हम आपको है ना नेक्स्ट क्लास में सारा का समीकरण को संतुलित करके बताएंगे और सिखाएंगे भी, ताकि आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको बनेगा। देखिए ये भी वही दिया है रासायनिक समीकरण संकेत और संतुलित कीजिए, मतलब संकेत के अवस्था में लिखिए और देखिए ये तो शब्द में दिया है ना, जल में बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट का विलयन में अभिकारक करके सोडियम क्लोराइड विलयन का घुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। ये हिंदी दिया है तो हिंदी को आप हिंदी नहीं लिखना है, इसमें आपको संकेत के साथ संतुलित करना है। तो ये आपको कल हम मतलब नेक्स्ट क्लास में संतुलित करना सिखाएंगे। जल का क्या होता है H2O होता है, बेरियम क्लोराइड का भी Cl2 होता है, तो कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे। बेरियम क्या होता है, क्लोरीन क्या होता है ना, सोडियम क्या होता है, ये आपका है ना 30 से 40 समीकरण ये है आपका तत्व है। जैसे तत्व तो 108 है लेकिन सारा नहीं, इसमें कुछ याद करने की चीज़ है वो हम आपको याद करने भी देंगे है ना। अभी है किताब को कंप्लीट कराने के लिए ताकि आपको पता चले कि क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या याद करना पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में आपको फिर से देंगे। आप याद करिएगा, आप समझिएगा तो आपको और ज़्यादा आनंद आएगा। जब आनंद आएगा तो और ज़्यादा अच्छा मार्क्स उठेगा है ना दोस्तों। बस यही कारण। देखिए आगे समझिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है ना, बोलता है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, जो हम लोग तो अभी तक पढ़े ना रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है ना, उसी का कितना प्रकार है बस उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है। देखिए बोला गया कि कक्षा 9 में आप अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु नहीं बदलता है, ना कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है, ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध टूटने या जोड़ने के से नए पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए ये बोला गया कि आप 9 क्लास में पढ़े हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी तत्व का है ना परमाणु द्रव्यमान भी नहीं बदलता ना, परमाणु संख्या चेंज होता है ना दोस्तों, ना उसका मिश्रण बाहर से आता है ना बाहर से ये बाहर जाता है। ये जो तत्व होता है वो क्या होता है एक दूसरे को टूट के नया फॉर्म का निर्माण होता है ना दोस्तों, वही बताया गया। देखिए आगे पढ़िए, पहला दिया हुआ क्या संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताया गया कि संयोजन अभिक्रिया क्या है ना। पहला रासायनिक समीकरण का बहुत सारा है तो उसमें बोला पहला आया है संयोजन अभिक्रिया है ना, तो संयोजन अभिक्रिया समझते हैं क्या है, ठीक है दोस्तों।
बोलता है उसके लिए पहले एक क्रियाकलाप लेते हैं, मतलब प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाने का कोशिश कर रहा है, समझिएगा। बोलता है एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लेते हैं, है ना। क्या लेते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना। इसमें धीरे धीरे जल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? जल, है ना। बोलता अब बीकर में स्पर्श कीजिए और चित्र 1.3 को दिखाया गया है। कहाँ है दोस्तों? यहाँ चित्र है ना। देखिए बोलता है इसमें आप क्या परिवर्तन देखें कि जब बीकर में हम लोग जल मिलाएं, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड मिलाएं तो ये क्या बना? तो जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कर लिया और क्या बनाया? बुझा हुआ चूना का निर्माण कराया। ठीक है दोस्तों, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम लोग जल मिलाते हैं तो बुलबुला सा है ना, उसमें उष्मा निकलता है दोस्तों, भाप निकलता है। देखिएगा आप चूना है ना, वो दुकान से खरीदिएगा, उसमें पानी डालिएगा, ठीक। अब जब पानी डालिएगा ना दोस्तों तो उसमें क्या होगा? बुलबुला सा निकलेगा, भाप निकलेगा, डबकेगा, है ना। और जब वो डबकेगा तो क्या निकल रहा है दोस्तों? उष्मा निकल रहा है, ठीक है। तो हाथ नहीं लगाइएगा, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप उसको छू के देखिएगा ना, ये बोल रहे हैं आप छू के देखिएगा, ऐसा महसूस कीजिएगा। तो महसूस कीजिएगा गर्मा कर रहा हूँ, क्योंकि गर्म लगेगा दोस्तों, क्योंकि उष्मा निकल रहा है। बोलता है इस जो क्रिया हो रहा है वही क्रिया के बारे में यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ दोस्तों, पढ़िएगा। लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। कैसे करता है? तीव्रता से। तीव्रता मतलब दोस्तों पूरा फास्ट करता है, एकदम गर्दबड़ा के, ठीक है। तो बोलता तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में क्या निकालता है दोस्तों? अभी यही बोले थे, क्या निकालता है? तो उष्मा निकालता है, ठीक है दोस्तों। क्या निकालता है? उष्मा, बहुत ज़्यादा मात्रा में उष्मा निकालता है। तब ना बोले दोस्तों कि हाथ उसमें नहीं डालिएगा, नहीं तो हाथ जल जाएगा, ठीक है। फिर जाना पड़ जाएगा डॉक्टर के पास, ठीक है। इसलिए इसको आप समझिए, खाली प्रैक्टिकल नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, नहीं तो कीजिएगा ना जब घर में पेंट होता है ना, कब तो चूना वाला पानी पेंट होता है ना सफ़ेदी करने के लिए, तो उसमें चूना मंगाया जाता है। 4 किलो 5 किलो एक पैकेट आता है 5 kg का, है ना, वही मंगाया जाता है। और उसमें उसको निकाल के पानी में डाला जाता है ना दोस्तों। देखिएगा उसमें बुलबुला निकलेगा और डबकेगा और उष्मा निकलेगा, भाप निकलेगा, है ना। तो वही यहाँ पे बोला कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में रहता है ना, वो सॉलिड फॉर्म में रहता है दोस्तों, जब उसमें H2O मिलाते हैं ना तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, है ना, बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलिए या ऑक्सीहाइड्राइड बोलिए, ठीक है दोस्तों। ये क्या मतलब जलीय घोल बनता है, तो बुझा हुआ चूना बना, ठीक है दोस्तों। ये इसको वाइट हो जाता है पूरा, है ना। जब हम लोग पेंट करते हैं तो वाइट पेंट हो जाता है। पहले ज़्यादा चलता था जब घर मिट्टी का होता था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पेंट किया, अभी भी प्लास्टरा में जो पुट्टी उट्टी नहीं कराता है तो वही चूना का लेप ही लगाता है ना दोस्तों। आगे पढ़िएगा। मतलब इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। क्या करता है? एक उत्पाद का निर्माण करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस अभिक्रिया में हम लोग क्या देखे दोस्तों कि एक तो कैल्शियम ऑक्साइड था और दूसरा क्या था? जल था। ये दोनों मिल के क्या बना? एक उत्पाद का निर्माण किया। एक उत्पाद बोलिए या एकल उत्पाद बोलिए, ठीक है ना। और उस उत्पाद का क्या नाम था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, है ना, मतलब जैसे कैल्शियम और जल था ना, तो वही बोलता है 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उससे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बना है ना, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। तो उसका आंसर यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से आपका आंसर मिल गया, यहाँ से यहाँ तक कौन सा मिला? तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। संयोजन अभिक्रिया, है ना, किसे कहते हैं, है ना। इससे आपका एक आंसर मिल गया ना, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। आगे पढ़िए। देखिए ये आपका क्रियाकलाप दिया हुआ है ना, वही जो हम लोग किए थे, है ना, उसी के बारे में दिया है कि कैल्शियम, जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए संयोजन अभिक्रिया का दूसरा और उदाहरण देखिए, जब हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन मिलाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलाते हैं क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही जब अभिक्रिया में वह ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक, है ना, अभिकारक
है ना मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। देखिए तो एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है तो क्या बनेगा, संयोजन अभिक्रिया। तो कैसा उदाहरण है दोस्तों, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन का। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा क्या बोला कि जब H2O2 है ना, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। बोलता है जब H2O2 को जल का निर्माण करते हैं, जब H2O2 से क्या बोलते हैं, जल का निर्माण करते हैं, तो ये कब कौन सा अभिक्रिया बनता है, तो संयोजन अभिक्रिया। और जब H2 को O2 में हम लोग है ना मिलाते हैं H2O2 को, तो हमको क्या मिलता है, जल मिलता है ना दोस्तों। तो ये कैसा अभिक्रिया है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। मतलब दो या दो से अभिकारक क्या मिलकर क्या बन रहा है, एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है ना दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए इसको सरल शब्दों में बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयोग मतलब है ना संयोग करके या मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ये आप इतना लंबा याद रखिए, चाहे आप छोटा सा याद रखिए कि अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया करते हैं। संयोजन अभिक्रिया का मतलब दोस्तों, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, है ना। तो ऐसे याद रखिएगा, जोड़ना। वैसा अभिक्रिया जो जोड़ता है, मतलब कैसे जोड़ेगा, अभिकारक में दो या दो से अधिक अभिकारक तत्व है ना मिलकर क्या करेगा, एक का निर्माण करेगा, मतलब संयोग करेगा, जोड़ के एक चीज़ का निर्माण होगा, तो संयोजन कहते हैं, है ना। ऐसे याद रखिएगा तो और अच्छे से याद रहेगा। देखिए इसी के आगे देखिए बोलता है कि क्रियाकलाप हम लोग 1.4 में देखे थे कि अधिक मात्रा में ऊष्मा निकल रहा था, है ना दोस्तों। कौन सा में, जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम लोग जल मिलाए थे तो ऊष्मा बहुत ज़्यादा निकल रहा था दोस्तों। तो बोलता है इस अभिक्रिया को मिश्रण को गर्म हो जाता है, मतलब छूने में भी बहुत ज़्यादा गर्म लगे ना, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग जो उत्पाद का निर्माण हो रहा है के साथ साथ जब ऊष्मा निकल रहा है, तो ऐसा अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो बोलेगा, पूछेगा दोस्तों को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निकलता हो या ऊष्मा निर्माण होता हो, ठीक ना, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए एक और दिया हुआ है उदाहरण, प्राकृतिक गैस का दहन। जब हम लोग CH4, इसको बोलते हैं मीथेन दोस्तों, है ना, मीथेन गैस के रूप में होता है। तो बोलता है मीथेन में जब हम ऑक्सीजन मिलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और जल बनता है, और उसके साथ क्या निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ये भी किसका है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बोलेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका उदाहरण एक देखिए आप दे दीजिएगा तो आपका एक सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। इसी तरह देखिए ये आपका ऊष्माक्षेपी, श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये भी है ना श्वसन का अभिक्रिया। ये भी पूछेगा श्वसन का एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है, मतलब ऊर्जा मिलता है, तो उसको भी ऊर्जा मिलता है तो क्या बोलते हैं, उसको भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना दोस्तों। अगर ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या चल नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते, घूम नहीं सकते हैं, है ना। तो वही बोलता है कि सांस लेना हम लोग क्या होता है, ऊर्जा का आवश्यकता होता है, और ऊर्जा हमें किससे मिलता है, भोजन से प्राप्त होता है। पाचन की क्रिया के समय जब खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े को टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट, इन कार्बोहाइड्रेट टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज। यह ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है, और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना दोस्तों। यहाँ से भी एक मिल गया ना कि श्वसन का अभिक्रिया, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं ना। जब हम लोग कुछ भी चीज़ खाते हैं, आलू, ब्रेड, कुछ भी, तो कार्बोहाइड्रेट को क्या ग्लूकोज में टूट जाता है, और यही ग्लूकोज क्या ऑक्सीजन के कोशिका के ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या ऊर्जा प्रदान करता है, और यही ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, आगे आइएगा। देखिए यही चीज़ को आपको इक्वेशन में समझाया गया, समीकरण में समझाया गया कि जब हम लोग ग्लूकोज को, है ना, C6H12O6, है ना, ग्लूकोज को जब हम लोग ऑक्सीजन में मिलाते हैं और उसके साथ हम लोग जल जब मिलाते हैं H2O, है ना, तो क्या निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निर्माण होता है, साथ में क्या देता है, ऊर्जा देता है। ठीक है दोस्तों, वही चीज़ के बारे में बता रहा था ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया
ही कहते हैं ना दोस्तों। उसी तरह देखिए ये भी तीसरा दिया वही चीज़ कि जब हम लोग साग सब्जी वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनता है तो उसमें क्या निर्माण होता है दोस्तों, तो आपका उसमें क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों, है ना। वही आपका क्रियाकलाप 1 दिया है, इसमें एकल उत्पाद का निर्माण होता है, उसमें उत्पन्न होता है, वही बताता है। देखिए आप दूसरा आ जाइए, ये दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वो था पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट आपका वियोजन अभिघटन, वियोजन अभिक्रिया इसी को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। आइए इसको समझते हैं, है ना दोस्तों। देखिए इसी को आप यहाँ पे, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको, है ना। तो वही चीज़ को बोलता है। देखिए क्रियाकलाप 1.5 मतलब ये आपका प्रैक्टिकल करवा रहा है कि जब 2 ग्राम फेरस सल्फेट को क्रिस्टल मतलब सॉलिड में लेते हैं ना, अब फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, और बर्नर में स्प्रिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिएगा, ठीक है। और इसमें दिखाया गया कि गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल का रंग कैसा होता है दिखाया गया, है ना। देखिए गैस का धीमे अपनी नाक की ओर थोड़ा मोड़िएगा ताकि थोड़ा पता चले कि इसका सुगंध कैसा है ना। देखिए कथन नली है फेरस सल्फेट वाला, कथन का नली खोले में सूर्य अपने पड़ोसी या अपने ओर का ना करे, ताकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा आगे, अभी तो बहुत है दोस्तों, है ना। देखिए इसको कंप्लीट करते हैं, है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में ये पूरा चैप्टर को कंप्लीट करते हैं ना दोस्तों। देखिएगा क्योंकि ज़्यादा लंबा रहेगा ना तो वीडियो अपलोड नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए। देखिए इसको समझिएगा क्या बोला, क्या आप ध्यान दीजिए कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का हरे रंग में परिवर्तित हुआ अगर सल्फर दहन से उत्पन्न अभिलक्षणिक विशिष्ट गंध का भी आप सूंघ सकते हैं, इसमें भी गंध निकलता है। वही बोलता है जब फेरस सल्फेट को ऊष्मा देते हैं तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड बनता है, SO3, है ना। SO2 और SO3 का निर्माण होता है ना। तो इस अभिक्रिया का क्या बोलते हैं, ऊष्मा मतलब उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, वैसा अभिकारक या एकल अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक या उत्पाद का निर्माण कराता है, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक है ना, एकल अभिकर्मक मतलब इसी को बोलते हैं एकल अभिकर्मक, है ना दोस्तों। या अभिकर्मक बोलिए चाहे अभिकारक बोलिए, दोनों एक ही क्या करता है, टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है ना। देखिए तो छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब दोस्त टूटना, है ना, वियोजन होना मतलब अलग होना, अलग होना। तो वही बोलता है जब एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे चीज़ अलग होते हैं या फिर निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। उसी के बारे में ये आपका लिखा हुआ है ना, समझिएगा, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। वही बताया गया कि कैसे हुआ, है ना, इसमें क्या क्या त्याग हुआ। देखिए आगे, ऊष्मा देने कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है ना दोस्तों। देखिए ये भी बताया गया कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, है ना, ये चूना पत्थर है, ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये क्या बना, एकल अभिकर्मक या अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण किया, तो इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है ना कि उसमें अभिक्रिया कैसे बोलते हैं। ये क्रियाकलाप 1.6 है जो बोलता है कि 2 kg लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए, चिमटे में कथनक, है ना, नली को पकड़कर ज्वाला के रूप में रखकर गर्म कीजिए। देखिए इसको, है ना, रख नली होल्डर है और कथन नली का हम लोग क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्नर में जला रहे हैं, तो वही बोलते हैं, जला रहे तो क्या बोलता है, लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसा रंग होता है, भूरा रंग में उत्सर्जित होता है, नाइट्रेट डाइऑक्साइड बनता है। ये इसका इक्वेशन दिया हुआ है कि जब हम लेड नाइट्रेट को हम लोग तापन मतलब ऊष्मा देते हैं, तो लेड नाइट्रेट सोडियम और क्या बनते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है ना। देखिए एक अभिकर्मक या अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक का उत्पाद का निर्माण कराता है, तो इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये दोस्तों इतना तक रहने दीजिए, कल नेक्स्ट
क्लास में आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर कीजिएगा ताकि सभी को मिल सके और सभी को हेल्पफुल हो सके इसको बुक को समझने में और पढ़ने में, और क्वेश्चन आंसर को हम क्लियर करवा देंगे ताकि आपको और ज़्यादा सुविधा हो अपना मार्क्स को बूस्ट करने में। ठीक है दोस्तों, तो जो नया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पुराना है वो मैथ और साइंस का आनंद लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।